हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर या कहीं स्टडी चैनल पर। यह चैनल पूरा आपके लिए बनाया गया है। आपको हम काफ़ी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। अभी हम इंग्लिश की वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इंग्लिश की वीडियो में हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस की जो सीरीज चल रही है उसमें डे बाई डे हम टेंस सीख रहे हैं। टेंस में आज हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर फोकस है। पूरा फोकस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। देखो, लास्ट वीडियो मैंने आपको पास्ट भी पढ़ा दिया, प्रेजेंट भी पढ़ा दिया। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखते हैं। इसकी डेफिनेशन जानेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे, क्योंकि आप जब वीडियो देखोगे ना तो डेफिनेटली आप सीखोगे। और जब आप सीखोगे ना तो मुझे सच में अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सारी वीडियो आपको सिखाने के लिए बनाई जा रही हैं। इनका कोई मोटिव नहीं है। तो मेरा मोटिव क्या है? आपको परफेक्ट बनाना। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल बातें फिर से की जाएंगी आपके लिए। जैसे कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब बात समझे आप, कहते हैं ना पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब ये बात आपको अगर ऐसे आप थोड़ा समझना चाहो तो इसमें क्या चीज छुपी हुई है? आपने कभी बाज को देखा? बाज को कभी बारिश का मौसम होता है तो आपने देखा होगा बाज कैसे अंदर हो जाता है। मतलब बाज जब निकल के आता है बाहर, बारिश का मौसम हो रहा, सारे पक्षी अपने घोंसलों में जाके बैठ जाते हैं। बट एक बाज एक ऐसा पक्षी है जो ऊपर जाकर उड़ता है, बादलों से ऊपर जाकर उड़ता है, यानी वो निडर होकर के चलता है। इसीलिए अगर आपको मतलब आपको और परफेक्ट बनना है, अगर आपको अपने सपनों को पाना है, इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स, देन यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू वर्क क्रॉस योर लिमिट। मतलब आपको अपनी लिमिट क्रॉस करके अपना वर्क करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बाज बनना पड़ेगा। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, आपको बाज बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूं। अगर आप हमारे वीडियो से सीखते हैं तो डेफिनेटली आप परफेक्ट बन जाएंगे। अब हम ज़्यादा समय जायजा न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे क्या होता है। सम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सम टाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज द फ्यूचर प्रोग्रेस टेंस। मतलब कोई एक्शन जो फ्यूचर में प्रोग्रेस में हो। समझ में आ रहा है? जैसे प्रेजेंट पास्ट पढ़ा था उसकी जस्ट सिमिलर डेफिनेशन है ये। जो एक्शन फ्यूचर में प्रोग्रेस में होती है उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट इंडिकेट दैट समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर एन अनएक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम। यानी कि वो एक्शन जिसकी संभावनाएं, यानी क्या है, जो इंडिकेट करती है कि वो फ्यूचर में होगी और कुछ समय के लिए कंटिन्यू होगी। समझ गया? तो ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब हमने डेफिनेशन जान ली। डेफिनेशन को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो देखो, अगर ग्रामेटिकली बात करें तो इन सेंटेंसों के अंदर रहा होगा, रही होगा आता है। जैसे राम पढ़ा रहा होगा, जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं सो रहा होऊंगा, ये वाले सेंटेंस होते हैं। वे जा रहे होंगे। तो ये सारे सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं। ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया, हिंदी में समझ में आ गया क्या कह रहा हूं। अब हम इनके एग्जाम्पल लेते हैं और इन्हें जानते हैं। हिंदी आपको समझ में आ गई, जिन वाक्यों को लास्ट में क्या रहा होगा या रही होगा आएगा। जैसे सीता सो रही होगी, राम जा रहा होगा, सारे सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो। पहले इसका जानते हैं रूल्स क्या होता है बनाने का। सब्जेक्ट पहले आता है। सब्जेक्ट बोले तो जो काम करता है वो पहले आता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, विल बी सेल बी है। क्या है? विल बी या सेल बी। देखो, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया था, आई और वी के साथ क्या आता है? शेल आता है। इसी प्रकार इन सेंटेंसों में आई और वी के साथ क्या है? शेल बी आएगा। समझेगा? क्या आएगा? शेल बी। और बाकी सबके साथ क्या आने वाला है? विल बी आने वाला है। समझ में आ गया होगा? आई और वी जो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, जो उसके साथ क्या आने वाला है? उसके साथ आपका शेल भी आने वाला है। एक्सेप्ट दीज, इनको छोड़कर सबके साथ क्या आएगा? विल भी आएगा। और इसमें बिफोर आती है। क्या आती है? बिफोर। जिनमें काम कंटिन्यू होता है ना, जिनमें एक्शन कंटिन्यू होती है, यानी प्रोग्रेस में होती है, उसमें हमेशा बिफोर आती है। बिफोर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, एक्शन में आईएनजी, यानी V1 प्लस आईएनजी। जैसे बोले तो ईटिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, टीचिंग, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बिफोर। सभी एग्जाम्पल बिफोर के हैं। अब आपको बिफोर समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट आपको मालूम है, जिस पर बिफोर होती है, यानी जिस पर कोई वर्ब होती है, परफॉर्म करती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक शब्द में, ऑन विच एक्शन परफॉर्म। समझ में आ गया होगा? जिस पर काम होता है। अब अदर वर्ड बोले तो अदर वर्ड क्या होता है?
एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन, दीज ऑल आर द अदर वर्ड। अब हम बात करते हैं, लेट्स टेक सम एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल पहले क्या है, दे विल बी राइटिंग अ लेटर, वे पत्र लिख रहे होंगे। तो देखो दे के साथ विल भी आता है, विल भी आ गया, राइटिंग अ लेटर लिखने का काम किस पर हो रहा है, लेटर पे हो रहा है, समझ में आ गया होगा आपको। अब शी विल बी स्टडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ रही होगी, समझ में आ गया, सी के साथ विल आता है। इसी प्रकार से आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली, देखो आई के साथ क्या था, शैल आता है, शैल बी, तो मैं दिल्ली जा रहा हूंगा। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, समझ में आ गया। बी के साथ शैल भी आता है, आई के साथ शैल भी आता है, बाकी इनके अलावा जो भी आते हैं उनके साथ क्या आता है, विल भी आता है। मेरे हिसाब से आपको आंसर पॉजिटिव आपको समझ में आ गए होंगे। आंसर पॉजिटिव बोले तो अफर्मेटिव आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं आंसर नेगेटिव की, यानी नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, विल और सेल के बाद नॉट आता है, फिर बी आता है, जस्ट बी, विल सेल आएगा उसके बाद बी आएगा, बीच में नॉट आता है, समझ आएगा। यहाँ पे देखो विल बी सेल भी आ रहा है, इसमें नॉट बीच में आ जाएगा, विल सेल फिर नॉट फिर बी, फिर बिफोर सेम वही रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, फिर अदर वर्ड भी वही रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे समझो बस बात को, विल और सेल के बाद नॉट आता है, क्या आता है, नॉट, फिर बी आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, विल भी लगाते हैं फिर नॉट लगाते हैं, ये गलत है। ग्रामर में अगर आपको नंबर नहीं कटवाने, आप चाहते हो नंबर मेरे पूरे आए, तो फिर आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेगा, विल और सेल के बाद नॉट आता है, फिर आपका बी आता है, समझ। अब एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा होगा। आई शैल नॉट बी स्पीकिंग हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँगा। देखो शैल आया, फिर नॉट आया, फिर बी आया, मतलब शैल बी के बीच में नॉट आ गया, समझ आ गया। यहां पर विल बी के बीच में नॉट आ गया। मोहित विल नॉट बी यूजिंग लैपटॉप, मोहित लैपटॉप नहीं चला रहा होगा। दे विल नॉट बी टीचिंग यू, वे तुम्हें नहीं पढ़ा रहे होंगे। मेरे हिसाब से आपको आंसर पॉजिटिव और आंसर नेगेटिव बोथ हैव अंडरस्टूड। अब आगे चलते हैं, आगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसों की खासियत होती है वो हम सारी उनके बारे में जानेंगे, तो अभी आप इन पे ध्यान दें, नोट डाउन करें, उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमने आंसर पॉजिटिव और आंसर नेगेटिव पढ़ लिया। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पॉजिटिव और क्वेश्चन नेगेटिव, इन्हें मैं कंफर्मेशन कहता हूँ। क्या कहता हूँ, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन वाले सेंटेंस है ये, कंफर्म किया जाता है। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड है ये, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें विल और सेल पहले आ गया, यानी जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर आ रही होगी ना आंसर पूछने के लिए, वही हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाती है। विल और सेल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर B4 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। ये चीज याद रखना, एक चीज जो बी आता है ना, बी, कुछ लोग विल भी बोल देते हैं, विल बी गोइंग, विल यू बी गोइंग, या फिर विल बी यू गोइंग। मुझे तो प्रैक्टिस है इसलिए मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ लोग गलत बोल देते हैं, तो आप लोग ऐसे उनमें ना होने चाहिए, क्योंकि आप जब सीख रहे हो तो आपको करेक्ट आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद बी लगाना, समझ गए। तो नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंड। देखो यहां पर पहला एग्जांपल कह रहा है, विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, क्या कल बारिश हो रही होगी इस समय पर। तो ये कंफर्म किया जा रहा है, और इट के साथ विल आता है, इसलिए विल मॉडल वर्ब पहले आ गई, फिर रेनिंग, इसमें देखो बी आ गया, फिर एक्शन में आईएनजी B4 आ गया। B4 मतलब जो एक्शन में आईएनजी, यानी वर्ब के साथ जो आईएनजी होता है ना, V1 प्लस आईएनजी, ये मैं बता चुका हूं आपको, बहुत बार बता चुका हूं, तो आपको समझ में आ गया होगा। उसे B4 बोलते हैं, इक्वल टू B4 है क्या। जैसे ईटिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, ये सब क्या है, B4 है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, विल दे बी राइटिंग लेटर, क्या वे पत्र लिख रहे होंगे। विल दे बी राइटिंग लेटर, क्या वे पत्र लिख रहे होंगे। विल राहुल बी स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर 2 मंथ, क्या राहुल इंग्लिश बोल रहा होगा 2 महीने बाद। बिल्कुल बोल रहा होगा, अगर वो वीडियो देख रहा होगा हमारी। तो अगर आप भी राहुल हैं, तो अगर आप वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आप 2 महीने बाद इंग्लिश बोल रहे होगे, ये सच, बिलीव मी। विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होगे। ये आपको समझ में आ गया, ये एग्जांपल मैंने दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा है। विल के साथ, यू के साथ विल आता है, पहले विल आ गया। अब क्वेश्चन नेगेटिव जानते हैं, क्वेश्चन नेगेटिव यानी इंटरोगेटिव में अगर नॉट लगा के पूछे तो कैसे पूछेंगे। देखो यहाँ पे बस एक चीज रहेगी, नॉट लिखना रहेगा, नॉट लिख दे रहे हैं, नॉट प्लस बी, फिर आता है बी है, सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर B4 आएगा। समझ आ गया नहीं आएगा। सेम इसी की तरह होता है, बस नॉट आ जाता है, क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है, सेम उसकी तरह होता है। देखो विल सेल सब्जेक्ट
नॉट बी बिफोर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मेरे जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं ना, वो विद इन 2 मंथ इंग्लिश के सेंटेंस बोले लग जाते हैं, विद इन 2 मंथ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं लेकर के आऊँगा, वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा उनके साथ। वो बच्चे 2-2 महीने के अंदर, 2 महीने से पहले ही इंग्लिश के सेंटेंस बोलना चालू कर दिया उन्होंने। मतलब कुछ भी पूछो बता देंगे इंग्लिश में आपको। अगर आपको भी परफेक्ट बनना है तो बिलीव मी, मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा अगर आप मेरी वीडियो देखते हो। क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास में थोड़ा पढ़ाने का थोड़ा अलग इंटरेक्शन होता है कि वहां पर बच्चे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे थोड़ा नहीं होता। अगर आपको पूछना भी हो, कुछ चीज पूछनी है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और उसमें आपके आंसर सारे जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी ना, उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए, प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो उसका जिससे कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन ना समझें, आप ऑफलाइन समझें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप कमेंट करें। अगर हम कुछ गलती कर रहे हो तो उसमें हम जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो हम जरूर एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए और उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं रियली आपसे जुड़ना चाहता हूं। अगर आप कमेंट करोगे तो हम आपका आंसर देंगे। विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी, ये हमने सीख लिया कैसे करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। विल यू नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे होगे मेरी वीडियो देखने के बाद? डेफिनेटली बोल रहे होगे। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आप बोलोगे। तो ये सेंटेंस समझ आ गया किसकी हिंदी क्या थी? क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे होगे मेरी वीडियो देखने के बाद? विल दे नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे होंगे? शैल वी नॉट बी स्लीपिंग इन द इवनिंग। ये वी क्या है? ये वी आपका सब्जेक्ट है और ये भी वो है। दोनों का साउंड प्रोनाउंसिएशन एक ही है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है ना सेम हो रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। शैल बी नॉट बी स्लीपिंग इन द इवनिंग, क्या वे नहीं सो रहे होंगे? अब बात करते हैं विल इट नॉट बी रेनिंग टुमारो, क्या कल बारिश नहीं हो रही होगी? क्या कल बारिश नहीं हो रही होगी? ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बाय कमेंट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अलॉट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो को आप अपना प्यार बनाए रखें और इस पर जितना हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि आप भी सीखें और आपके फ्रेंड भी सीख रहे हैं। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। आप लोग भी शेयर करो, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे कि हर इंसान, हर बच्चा और हर बड़ा अपने इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर इंग्लिश बोल सके, सीख सके और जान सके और दूसरे लोगों को सिखा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अलॉट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।